नमस्कार। लाल किले पे जो झंडा कांड हुआ है उसको लेकर बहुत सारी चर्चा पंचायत हो चुकी है, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और एक पक्ष कह रहा है कि ये हो ना हो सारा किया धरा जो है वो किसानों का है क्योंकि वो उसमें खालिस्तानी एलिमेंट घुस गए थे, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये हो ना हो ये सरकार की साजिश है जिसने ये किया है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सच बोल रहा है? क्या सरकार सच बोल रही है या उधर से आंदोलनकारी सच बोल रहे हैं, या फिर बीजेपी सच बोल रही है या आंदोलनकारियों को समर्थन करने वाले लोग सच बोल रहे हैं? आपको इसके लिए कोई ना कोई अंदर से जांच करनी पड़ेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इस पे दिमाग लगाकर एक सामान्य जो अपराध की घटना होती है उस घटना के नज़रिए से विश्लेषण करने वाला हूं, इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूं, मोटा मोटा जो करती है पुलिस शुरू में, और उसके आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये गलती किसकी हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर करें अगर अच्छी लगे तो। एक बात मैं और कहूँगा, इस वीडियो में थोड़ा आगे तक ठहरना पड़ेगा क्योंकि मैं सिलसिलेवार बातचीत कर रहा हूँ। आधा पहलू सुनकर अगर आप चले जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसका संतुलित अगर पूरा का पूरा आपको वो देखना है तो आखिरी तक रुकना पड़ेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कमस्टांशियल एविडेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की और जो सबूत वहाँ पे ग्राउंड पे मिले हैं उस पे। तो सबसे पहले सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बात करते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं कि परिस्थिति जन्य जो है वो साक्ष्य क्या है, परिस्थितियाँ क्या कहती हैं उनके आधार पर। तो सबसे पहले आप जब भी कोई क्राइम होता है दुनिया में, जब भी कोई अपराध होता है तो उसका एक मोटिव होता है, उसका एक मकसद होता है। रुपया छीनने के लिए किया या बदला लेने के लिए किया, निजी रंजिश थी या कोई और कारण जो आमतौर पे किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में कारण जो है वो सामने आते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि मोटिव। पहले बात करते हैं किसानों के मोटिव की। जो किसानों का जो मकसद हो सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मकसद ये हो सकता है कि वो वहाँ लाल किले पर जाके कुछ झंडा वंडा फहराएं और उससे वो पूरी दुनिया की नज़र में आ जाएं, उनको प्रसिद्धि मिले। इस नियत से हो सकता है कि जो मोटा मोटा किसान जो इन्वेस्टिगेटर सोचेगा कि वहाँ पे लोग जाएंगे, कुछ झंडा लगाएंगे, उसके बाद में इंटरनेशनल मीडिया में होगा कि लाल किले पे तिरंगा फहर गया वगैरह वगैरह, और उनको उससे प्रसिद्धि मिलेगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। दूसरा, किसानों के बारे में जो इन्वेस्टिगेटर है मोटा मोटा उसको ये लगेगा कि ये जो है वो हीरो बनने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारी कितनी ताकत है, सरकार को चुनौती देने के लिए ये कर रहे हैं। तीसरा, ये एक मोटिव हो सकता है जो कहा जा रहा है कि जो है इसमें एंटी नेशनल एलिमेंट थे जो इस देश को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने उस पोल पे जाके झंडा गाड़ दिया। हम इन तीनों इन्वेस्टिगेशन में जब आपके पास में तीनों चीज़ें आती हैं तो इनकी आप पड़ताल करते हैं। आप देखेंगे कि प्रसिद्ध होने का जहाँ तक सवाल है, इस देश में किसान जो हैं, अभी सरकार ने का क्या फ़ायदा हो सकता है उस सारी चीज़ों को भी अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे, बीजेपी वाली को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जो है वो क्या फ़ायदा हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे कि उस झंडे को लगाने से किसानों को प्रसिद्ध होने के मामले में कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं प्रसिद्ध होने में लाभ होने वाला था क्योंकि वो 300 जगह इस देश में आंदोलन कर रहे थे, 300 से 400 जगह, 30 राज्यों की राजधानी में बड़े प्रदर्शन हुए हैं किसानों के। दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला था वो बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर मार्च होने वाला था क्योंकि उसमें 26 जनवरी की झांकियाँ वाकियाँ होने वाली थी और उससे उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिलने वाली थी। तो इसलिए वो एक लाल किले वाला मामला करके अपनी भद्द पिटवाने का सोचें तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, इसलिए ये मोटिव दिखाई नहीं देता है। दूसरा मोटिव दिखाई देता है कि भाई आप जो है वो सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो अगर ट्रैक्टर मार्च होता हो, इतना बड़ा प्रदर्शन होता तो सरकार को वैसे भी सरकार की स्थिति बड़ी ऐसी होती जिसमें वो झेप वाली होती, उनको समझ नहीं आता कि इसको क्या हैंडल करें क्योंकि वो लगातार इस आंदोलन पे हमला करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट है। तीसरा वो है कि खालिस्तानी एलिमेंट जो है उन्होंने जो है कर दिया हो, तो एक झंडा फहराने से कोई किसी मूवमेंट को कोई बहुत मोटिवेशन मिल जाता हो, ऐसा नहीं है। ये आमतौर पे इस तरह के झंडे उसी लाल किला मैदान में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, सबके झंडे वहीं पे फहरते रहते हैं और वो जो पोल, जिस पर्टिकुलर पोल पे झंडा लगाया गया उस पर कोई झंडा कभी रहता नहीं है। जो एक नया झंडा लगा दिया गया, झंडा जहाँ रहता है वहाँ पे वो रहा है। तो एक तो ये बात हुई। अब आप बात करेंगे कि इससे लाभ
बीजेपी और प्रशासन को क्या हो सकता था। एक प्रशासन का जो एक मोटिव हो सकता था वो ये हो सकता था कि इस आंदोलन को जल्दी ख़त्म करना है तो इसको पहले बदनाम कर दिया जाए ताकि इस पे हमला किया जा सके। दूसरा मोटिव ये हो सकता था सरकार का कि ये आंदोलन ख़त्म हो तो उसको ख़त्म करने से पहले उसको बदनाम करना ज़रूरी है, ताकि जो है वो अगर ये बदनाम होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तीसरा मोटिव ये हो सकता था कि सरकार को अगर सख्ती करनी है तो उससे पहले आप भोले वाले किसानों पे सख्ती करेंगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए आप भोले वाले इंसानों की जो इमेज है उसको आप बदल दें। इसमें आप बैकग्राउंड भी देखते हैं, जैसे क्रिमिनल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्रिमिनल का बैकग्राउंड भी देखते हैं, तो हम बैकग्राउंड पे भी बात करेंगे बीजेपी के और किसानों की, उस पर भी आएंगे। तो पहले मैं बताऊं कि फिर इसके बाद क्या होता है। तो एक ये मोटिव हो सकता है। तीसरा मोटिव ये हो सकता है सरकार का कि इस आंदोलन को जो है ख़त्म करना है तो एक कुछ ना कुछ ऐसा होना ही चाहिए जिसके कारण ये आंदोलन की कमज़ोर कड़ी मिले, उसको निपटा दिया जाए। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लॉजिकल लगती हैं, ज़्यादा तार्किक लगती हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के बदनाम होने से अगर किसी को फ़ायदा होना है तो वो प्रशासन को होना है या फिर गवर्नमेंट को होना है, सरकार को होना है या फिर बीजेपी को होना है जो सत्ताधारी पार्टी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल ग्राउंड लूज़ कर रही है लगातार। पूरे देश में आंदोलन होने के कारण लोग बीजेपी को से दूर हो रहे हैं, उसको बुरा मानने लगे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो उसके डेडिकेटेड समर्थक हैं वो तो हैं ही। तो इसको देख के तो लगता है कि जो मोटिव है, मकसद वाली बात है, वो तो बीजेपी के खिलाफ जाती है और लगता है कि इसको ये करने का जो मकसद है, जो मोटिव है, वो बीजेपी का तो हो सकता है, किसान नेताओं का नहीं हो सकता। अब आते हैं बैकग्राउंड पे कि क्रिमिनल का जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्राइम का तो उसमें जो संभावित अभियुक्त होते हैं उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसानों का बैकग्राउंड चेक करते हैं। किसानों का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो उसमें हनन मोला जैसे लोग हैं जो उनकी अखिल भारतीय किसान सभा है, वो खुद 9 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा हज़ारों किसान आंदोलन कर चुके हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की हरकत करने से नुकसान क्या हो सकता है और उनका बैकग्राउंड में कभी भी उनके किसी आंदोलन में ऐसी हरकत नहीं हुई है। भारतीय किसान यूनियन का एक लंबा इतिहास है। इसके अलावा पंजाब के जो किसान आए हैं उनका, चढ़ूनी साहब का जो है उनका एक लंबा इतिहास है और इन सब के बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। और ये आंदोलन जो है वो ये हो सकता है कि आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस के साथ में गोलीबारी हुई हो और इंडिया गेट पे भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अलग से जाके लाल किले पे झंडा फहराना ऐसी चीज़ जो है वो इनके बैकग्राउंड में नहीं मिलती है। लेकिन एक नंबर जरूर भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि इंडिया गेट पे वो एक बार उत्पात मचा चुके हैं और वोट क्लब पे कब्जा कर चुके हैं। तो भारतीय किसान यूनियन से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हंगामा करे, लेकिन वो अलग से जत्था भेजकर झंडा फहराएगी। जब एक इन्वेस्टिगेशन इस नज़रिए से देखता है तो वो शायद उसको उस हंगामे के बैकग्राउंड के बावजूद उसको जब आप देखेगा, मोटिव को देखेगा तो उसको खारिज कर देगा। अब आते हैं सरकार के बैकग्राउंड पे। सरकार का जो बैकग्राउंड है वो लगातार आप देखें जितने भी आंदोलन हुए सरकार के खिलाफ बड़े, उसने एक ही मोडस ऑपरेंडी अपनाया है, एक ही मैप होता है। पहले सरकार जो है वो आंदोलन को इग्नोर करती रहती है, वो ध्यान ही नहीं देती है, लोग अपना लगे रहते हैं। किसान आंदोलन भी EPW पे बड़ा ट्रैक्टर मार्च कर चुका था। 6 महीने से वो पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, देश के अलग अलग, बंगाल में आंदोलन कर रहे थे, हिस्सों में आंदोलन कर रहे थे, तेलंगाना में कर रहे थे। जब वो दिल्ली की सीमा पे आए तब भी सरकार ने काफ़ी दिनों तक बातचीत नहीं की, उसको नज़रअंदाज करते रहे। तो ये तो एक ये शाहीन बाग में भी यही हुआ था, लंबे समय तक वो लोग वेट करते रहे, सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार ही नहीं थी। दूसरा, सरकार का नज़रिया ये होता है कि जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको आंदोलन से चिढ़ पैदा की जाए। उसका तरीका क्या है, आप उधर का ट्रैफिक रोक दो। शाहीन बाग में आधी सड़क पे धरना था, बाकी की सड़क को पुलिस ने अपने आप रोक दिया। यहाँ पे जो दिल्ली में हो रहा है, इस यहाँ पे साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जो सड़क थी वो आज की जो सड़क बची हुई सड़क है आंदोलन के अलावा उससे आधी भी नहीं थी। उसके बावजूद वहाँ से ट्रैफिक स्मूथ निकलता था। अभी क्या हुआ कि पुलिस ने जो है वो आधी सड़क आंदोलनकारियों को देने के बाद जो आधी सड़क बची थी उस पर 2 तरफ का ट्रैफिक चला के बड़े आराम से उसको रेगुलेट कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, एक तरफ का ट्रैफिक तो जो है वो चालू रखा एक आधी सड़क पे, और बाकी लोगों को जानबूझ के, जो गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ आने वाले हैं, जो अलग अलग बॉर्डर्स पे जो लोग हैं, उनको बहुत घुमाया, उनको आधा पौना घंटा उनका वेस्ट किया। इससे धीरे धीरे एक धारणा बनी कि भैया तुमको करना है अगर प्रदर्शन
तो सरकार के खिलाफ करो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। सोशल मीडिया पे ये चीज़ लगातार फैलाई गई, जो शाहीन बाग के केस में भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ। तीसरा, जो स्थानीय लोगों के नाम पे कुछ लोग आके प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि आंदोलनकारियों को यहाँ से हटाइए। शाहीन बाग में भी ये हुआ, बाकी आंदोलनों में भी ये हुआ, गाजीपुर में भी यही हुआ। ये स्थानीय लोग, कुछ समय पहले तक बहुत सारे स्थानीय लोग खाना बना के लाते थे, खिलाते थे, उनके लंगरों में हिस्सा लेते थे, उनके लिए अलग अलग चीज़ें लेके आते थे। आज स्थानीय लोग इसके खिलाफ हो गए। अचानक इस तरह के स्थानीय लोग प्रकट होते हैं, पिछले आंदोलनों में भी हुए, इसमें भी हुए। इसी तरह से बार बार आंदोलन में कुछ लोगों को घुसा देना, ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। शाहीन बाग में भी आपने देखा, उस आंदोलन में कुछ एलिमेंट घुसे, गोलियां चलाई गईं और बहुत सारा हंगामा हुआ ताकि उस आंदोलन को अच्छे से बदनाम किया जा सके। उसके बाद में उसके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, उसके लिए गोली मारो सालों को कहा गया, करके पूरा एक वातावरण बना दिया गया ताकि उसको जो है वो आंदोलन को पाकिस्तान से जोड़ा गया। ठीक वैसे ही अगर आप देखें किसान आंदोलन को, तो यहाँ भी टुकड़े टुकड़े गैंग और चाइना गैंग, झामपंथी, जो भी शब्दावली इस्तेमाल हो सकती है वो करके इसको, और खालिस्तानी कह के इस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, उसमें अगर आप इस घटना को जामिया के प्रदर्शन पे गोली चलाने से मिला के देख सकते हैं या किसी भी तरह से मैप कर सकते हैं, ये भी एक घटनाक्रम जो हो सकता है लाल किले वाला, ये बदनाम करने का हो सकता है, अलग बीच में आदमी घुसा के, क्योंकि इनका बैकग्राउंड अगर आप देखें किसी क्रिमिनल का, किसी अपराधी का, अपराध की इन्वेस्टिगेशन में, तो वो यही खबर कहता है। अब अगर आप कंक्लूज़न निकालें, इसके निचोड़ पे आएँ, तो निचोड़ जो है वो ये है कि ज़्यादा संभावना इस बात की लगती है कि बीजेपी जो है, या सत्ताधारी पार्टी, सत्ता या प्रशासन ने बहुत नियोजित तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की ताकि उसे क्रैकडाउन करने का, इनके ऊपर सख्ती करने का मौका मिल जाए। जो बाद के हालात बने उसमें हमने नोटिस किया कि सरकार ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उनको उखाड़ के फेंकने की कोशिश की। ये अलग बात है कि प्रबल समर्थन देखते हुए पुलिस को वापस जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें गद्दार या देश के दुश्मन किसी को कहने से पहले मुझे लगता है कि इसको प्रशासनिक टेक्निक के तौर पे देखना चाहिए। कुछ लोगों ने हालांकि कहा कि प्रशासन ने ये सूझबूझ का काम इसलिए किया, ये बहुत सूझबूझ का काम था ताकि सीधे गोली ना चलानी पड़े, गिरफ्तारी ना करनी पड़े, वरना जो है बहुत बवाल हो जाता है। ऐसे हम लोगों को उनके खिलाफ करके ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये कोई अच्छा तर्क लगता नहीं है। वीडियो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। उम्मीद है उन 8% लोगों में से आप होंगे जो सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।